गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने पहले स्टडी शुरू किया था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट सम टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, लाइक जेनेटिक्स के डेफिनेशन हमने किया था। उसके बाद हेरिडिटी क्या होता है ये हमने स्टडी किया था, इनहेरिटेंस क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, ये 4 टर्म हमने कर लिए थे। आज हम स्टडी करेंगे आगे के टर्म्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टर्म हम लेके चल रहे हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर किसे कहते हैं बेटा? हर इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल या बिहेवियरल या फिर बायोकेमिकल फीचर्स होते हैं। इन्हीं फीचर्स को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। इसका मतलब कैरेक्टर्स क्या है? दीज आर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गए आपके, ठीक है। एनाटॉमिकल दैट मीन्स इंटरनल फीचर हो गए, या फिर फिजियोलॉजिकल दैट मीन्स फंक्शनल रिलेशन हो गया इनका, या फिर कोई बायोकेमिकल कैरेक्टर भी हो सकता है बेटा, या फिर बिहेवियरल फीचर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? फीचर को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? हम सभी कैरेक्टर्स को ट्रेट नहीं कहते हैं, हम ट्रेट सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को कहते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाई जीन्स। दैट मीन्स ट्रेट क्या होते हैं? दीज आर दोज कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाई जीन्स। अब क्योंकि इनको जीन कंट्रोल करते हैं, तो आपको पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी में जाते हैं, तो वो अपने जेनेटिक कैरेक्टर को इनहेरिट भी करते हैं। इसका मतलब ट्रेट्स जो होंगे दे गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर जो है वो प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो जो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं, जो जीन से कंट्रोल्ड होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। जबकि कैरेक्टर क्या होता है बेटा? कोई भी एक्सटर्नल, इंटरनल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल फीचर जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? कैरेक्टर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी ट्रेट तो कैरेक्टर है, लेकिन सभी कैरेक्टर ट्रेट नहीं है। दैट मीन्स हमने कैरेक्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो जिनको जीन कंट्रोल कर रहा है और एक जिनको जीन कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं या उनका कॉम्बिनेशन भी होते हैं। तो जो कैरेक्टर सिर्फ जीन से कंट्रोल्ड होते हैं उन्हीं कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि ऑल ट्रेट्स आर कैरेक्टर, सभी ट्रेट तो क्या है? कैरेक्टर्स हैं, बट ऑल कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रेट, बट ऑल कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रेट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आई कलर होता है, हेयर कलर होता है, हाइट होती है, काफी सारे ट्रेट ऐसे होते हैं। कुछ तो ट्रेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेनेटिक्स फैक्टर से कंट्रोल्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो जेनेटिक मेकअप से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इन्वायरमेंटल से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ट्रेट सिर्फ हम उन फीचर्स को कह रहे हैं जो पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं। अब एक वर्ड आता है कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? टू अपोजिट कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये वो ट्रेट है विच अपीयर इन टू अपोजिट कंडीशंस। जो 2 अपोजिट कंडीशंस में अपीयर होते हैं,
जिनमें से एक कंडीशन होती है डोमिनेंट और दूसरी कंडीशन आपकी होती है रिसेसिव। जैसे आपने 10th क्लास में जेनेटिक्स पढ़ा होगा, पी प्लांट के कैरेक्टर पढ़े होंगे, तो आपने कहा था प्लांट हाइट में एक तो होता है टॉल कैरेक्टर और टॉल का बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होती है ड्वार्फ। ठीक है, एक कलर्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं कलरलेस फ्लावर। तो बिल्कुल जो अपोजिट कंडीशंस होती हैं, उन दो अपोजिट कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जिनमें से एक तो होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव। अब क्वेश्चन आता है कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। तो डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। हर कंडीशन में मतलब जीनोटाइपिक कंडीशन की ये बात कर रहा है कि चाहे कंडीशन जीनोटाइप आपका होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, दोनों ही कंडीशन में आपका डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे ट्रेट which express itself in both homozygous and heterozygous condition are called dominant trait। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट जो रिसेसिव ट्रेट होता है, ये अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करता है जब ये ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन में होता है। जैसे कि अगर हम मान लें प्लांट हाइट के लिए, टॉल हाइट के लिए एलील है आपका कैपिटल टी और स्मॉल हाइट के लिए एलील है ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी। तो टॉलनेस का ट्रेट तो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब ये होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कैसे भी कंडीशन में हो। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो हर जीन की आपके पास 2 कॉपी होंगी, तो 2 कॉपी होंगी तो डोमिनेंट के केस में अगर दोनों कॉपी जो है वो एक जैसी है, डोमिनेंट वाली है, तो भी आपका डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा। और एक आपकी कॉपी डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है, तो भी आपका एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट का आएगा। किसका आएगा, डोमिनेंट का। इसका मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी दिखाता है। होमोजाइगस मतलब जब ये जो पेयर ऑफ एलील हमने दिखाया है, ये सेम पेयर ऑफ एलील, सेम एलील का पेयर है, तब हम इसको कहते हैं होमोजाइगस। और डिफरेंट एलील का पेयर है, तब हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे दोनों एलील आपके डोमिनेंट वाले हैं या एक एलील आपका डोमिनेंट है, ट्रेट कौन सा दिखाई देता है, डोमिनेंट दिखाई देता है। ठीक है, जबकि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तब दिखाता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। हमने कहा था ड्वार्फनेस के लिए एलील कौन सा है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी का होमोजाइगस क्या बनता है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो जो ड्वार्फ ट्रेट होगा वो अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस कर रहा है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। अगर ड्वार्फ का एलील डोमिनेंट टोल के एलील के साथ आ रहा है तो एक्सप्रेशन किसका आता है, डोमिनेंट का। दैट मीन्स प्लांट कैसा आता है, टोल आता है। तो इसका मतलब एक कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन both homozygous and heterozygous condition is called dominant, and that trait which express itself only in homozygous condition is called dwarf trait। ठीक है, तो ये तो था हमारा कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में। क्या बताया मैंने, कैरेक्टर कोई भी फीचर हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियर। उनमें से कैरेक्टर्स का एक पार्ट होता है ट्रेट। सिर्फ ट्रेट हम उन्हीं कैरेक्टर्स को कह रहे हैं जो पेरेंट से प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब इनहेरिट तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, एक ही ट्रेट के 2 अपोजिट ऑप्शन होते हैं। तो उन अपोजिट ऑप्शन के पेयर को हम क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग पेयर। अब नेक्स्ट टर्म आता है फैक्टर। ये 3 टर्म है जो थोड़े थोड़े रिलेटेड है, फैक्टर, जीन और एलील। तो ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में फैक्टर वर्ड जो है ये मेंडल ने यूज किया था। आगे जाकर के फैक्टर को ही जीन बता दिया गया, किसने, जोहानसन साइंटिस्ट ने। फैक्टर्स हैव बीन कॉल्ड जीन्स बाय जोहानसन। तो ध्यान देना, मेंडल ने तो टर्म यूज किया था फैक्टर, मेंडल ने जीन टर्म यूज नहीं किया था। लेकिन जोहानसन के आने के बाद फैक्टर को ही क्या कहा जाने लगा, जीन कहा जाने लगा। ठीक है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर क्या है,
These are those things which are stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये ध्यान से समझो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है कि पेरेंट से कोई भी ट्रेट प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पेरेंट क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। मेल बनाएगा मेल गैमेट और फीमेल बनाएगा फीमेल गैमेट, फिर इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होनी है वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, गैमेट्स के थ्रू। और दूसरी चीज क्या है कि जो ऐसी कोई चीज जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रही है साथ में स्टेबली ट्रांसफर हो रही है। स्टेबली मतलब ट्रांसफर के दौरान उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, पेरेंट में जैसी है वैसी ही किस में जाएगी, प्रोजेनी में। तो ये स्टेबल इनहेरिटेंस शो करे, क्या शो करे, स्टेबल इनहेरिटेंस। तो दोज थिंग विच आर स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड विदाउट एनी चेंज पास होती है किससे किसमें, पेरेंट से प्रोजेनी में, किसके थ्रू, गैमेट्स के थ्रू, ओवर सक्सेसिव जनरेशन, प्रोजेनी से उनकी प्रोजेनी में। तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होते रहते हैं। तो एक्चुअल में जो चीज इनहेरिट होती है, जो स्टेबली पास होती है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी एंड सक्सेसिव जनरेशन, वो थिंग क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, फैक्टर। फैक्टर को ही यूनिट फैक्टर भी कहा गया, या क्योंकि इसको इस टर्म को दिया था मेंडल ने तो इसको मेंडेलियन फैक्टर भी हम बोल देते हैं। अब क्योंकि फैक्टर को ही आगे जाकर के जीन बोल दिया गया, जोहानसन ने इसको जीन कहा, तो उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, हमें कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला, तो आगे जाकर के जीन को कैसे डिफाइन किया गया वो देखो। अब ये चीज तो हमें पता चल गई कि पेरेंट से प्रोजेनी में जो चीज ट्रांसफर होती है वो चीज क्या होती है, फैक्टर, और उसी को हमने कहा जीन। इसका मतलब जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पेरेंट से प्रोजेनी में जानी है वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपके किस में स्टोर्ड है, जीन में। इसका मतलब जीन को हम क्या कह सकते हैं कि दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है, यूनिट है जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है, इसलिए इनको हम कह रहे हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, they contain the information that is required to express a particular trait। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि हमने ये तो कह दिया पेरेंट से प्रोजेनी में गैमेट के थ्रू जो चीजें ट्रांसफर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीन या फैक्टर कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये चीजें इनहेरिट ही नहीं होती हैं, वहां जाकर के अपने आप को एक्सप्रेस भी करती हैं। क्या करती हैं, एक्सप्रेस भी करती हैं। इसका मतलब जीन के पास वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, जो इंडिविजुअल को चाहिए, किस लिए, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये आपकी एनसीईआरटी ने जीन के डेफिनेशन दिए, 2 पॉइंट दिए कि जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट एंड जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जीन का फंक्शन क्या हो सकता है, तो आप बता दोगे कि जीन का फंक्शन क्या होता है कि इनके पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें किस लिए चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। किसके लिए चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। अब एक टर्म आता है एलील।
एलील जो टर्म है ये दिया था बैटसन साइंटिस्ट ने, ध्यान देना बेटा। फैक्टर टर्म किसने दिया था? फैक्टर दिया था मेंडल ने। जीन टर्म दिया था आपका जोहानसन ने, बोला था सबसे पहले फैक्टर को जीन कहा था। उसके बाद एलील टर्म किसने दिया है? बैटसन ने, ठीक है। अब एलील क्या होते हैं बेटा? दीज आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। कई बार क्या होता है, एक ही जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो उन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एलील्स की फॉर्मेशन क्यों हुई? तो हमने पढ़ा था ट्रेट, दो टाइप के कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा था। अब ट्रेट तो आपका एक ही था, जैसे हमने एग्जांपल दिया था प्लांट हाइट का। इसका मतलब ट्रेट तो आपका एक ही है, प्लांट हाइट। इसका मतलब इसके लिए जीन क्या है? सिंगल जीन है जो प्लांट हाइट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां पर दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन थे, एक तो टॉलनेस के लिए अकॉर्ड कर रहा था और एक किसके लिए अकॉर्ड कर रहा था? ड्वार्फनेस के लिए। किसके लिए? एक टॉलनेस के लिए और एक ड्वार्फनेस के लिए। तो ये जो एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एंड डिफरेंट फॉर्म्स के लिए क्या चाहिए? एक ही एलील की, जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म हमें चाहिए। तो वो डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाती है? एलील कहलाती है। दीज आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रेट में दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन आ जाते हैं, तो उनके लिए कोड करने के लिए, उनके लिए इंफॉर्मेशन रखने के लिए क्या होता है? एलील्स होते हैं। एलील्स क्या होते हैं? एक ही जीन की दो स्लाइट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, ठीक है। बेसिकली तो दो ही होती हैं, लेकिन आगे आप एक टॉपिक पढ़ोगे मल्टीपल एलीलिज्म। वो हम कब कहते हैं? जब एक पर्टिकुलर जीन के मोर देन 2 एलील्स हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। जर्नली एक जीन की 2 कॉपी होती है, 2 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है, तो दैट मीन्स 2 एलील आपके पास होती हैं। और ये जो एलील होते हैं दे कोड फॉर मतलब इंफॉर्मेशन रखते हैं किसके लिए? ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। अब क्योंकि आपके ट्रेट दो थे, एक तो था डोमिनेंट ट्रेट और एक था आपका रिसेसिव ट्रेट, तो उसी हिसाब से आपके एलील भी दो हो जाएंगे जो इन दो स्लाइटली डिफरेंट ट्रेट की कॉपी के लिए कोड करेंगे कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। एक तो होता है डोमिनेंट एलील और एक होता है रिसेसिव एलील, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? एलील के पास। इसका मतलब डोमिनेंट एलील हम उस एलील को कहते हैं जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर दे और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर दे। क्योंकि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था और पी प्लांट एक डिप्लॉयड प्लांट है, तो एक डिप्लॉयड प्लांट में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ए जीन, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनके पास जीन पेयर होता है। क्या होता है? जीन पेयर। लेकिन इस पेयर में दोनों एलील आपके अगर सेम हो तो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस, और डिफरेंट एलील का पेयर हो तो कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस। तो ये जो डोमिनेंट एलील है ये अपना एक्सप्रेशन तब भी दे देगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस तब भी कर देगा जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। क्योंकि कैपिटल T एलील जो है ये टॉल, इसका एक्सप्रेशन क्या है? टॉलनेस।
तो अगर कैपिटल टी के साथ आ रहा है तो भी प्लांट का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ रहा है तो भी इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, टॉल। जबकि स्मॉल टी किसके लिए था, ड्वार्फनेस के लिए। लेकिन स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है किसके प्रेजेंस में, डोमिनेंट की प्रेजेंस में। जबकि डोमिनेंट एलील रिसेसिव की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं। इसका मतलब ये जो एलील है ये डोमिनेंट है और ये कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन ऑल कंडीशन, दैट इज इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। जबकि रिसेसिव एलील जो होता है इट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील होते हैं दे आर यूजुअली द वाइल्ड टाइप एलील्स। वाइल्ड टाइप एलील्स हम किसे कहते हैं, एक पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, एक वाइल्ड टाइप का एलील दिखाई देता है। और बाकी जो अदर एलील्स आपको दिखाई देती है वो कहलाते हैं म्यूटेंट एलील। क्या कहलाता है, म्यूटेंट। तो जो डोमिनेंट होता है वो कॉमनली वाइल्ड टाइप एलील होता है, जबकि रिसेसिव एलील होता है म्यूटेंट एलील, जिनकी फॉर्मेशन म्यूटेशन से हुई है। किससे हुई है, म्यूटेशन से। ये हम आगे स्टडी करेंगे जब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि नेचुरली तो आपके वाइल्ड टाइप एलील से, लेकिन इनमें से कुछ एलील ने म्यूटेशन कर दी, लेकिन वो म्यूटेशन के बाद रिसेसिव बनाता है या नहीं बनाता वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो लेकिन रिसेसिव एलील आपका सिर्फ किससे बनेगा, म्यूटेशन से ही बनेगा, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेंट एलील। जबकि डोमिनेंट एलील को हम कहते हैं वाइल्ड टाइप एलील। जो डोमिनेंट एलील होते हैं दे आर वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में डोमिनेंट होते हैं, ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं, तो ये वाइड स्प्रेड होते हैं। जबकि रिसेसिव एलील जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट एलील तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा और ये सिर्फ अपने आप को कब कर पाएगा, होमोजाइगस में। तो इसके चांसेस एक्सप्रेशन के ज्यादा है, इसके क्या है, कम है। तो एक पॉपुलेशन में आपको मेजरली कौन से एलील दिखाई देते हैं, डोमिनेंट एलील। जबकि रिसेसिव एलील जो होते हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस कॉमन होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, एलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर are found on the same locus in the two homologous chromosome of an individual। ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अगर आपका इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम्स जो होंगे दे अकर इन पेयर, और एक पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सेम जीन लोकेटेड होते हैं और उन जीन का जो लोकस होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। मान लो हम मान लें कि यहाँ पर प्लांट हाइट का एलील होगा, तो यहाँ पर है कैपिटल टी। हालांकि इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर इसकी स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म भी हो सकती है, स्मॉल टी, लेकिन दोनों की लोकेशन क्या होगी, सेम होगी। जो एक पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे जीन की, उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको कहाँ, सॉरी, ये जो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव एलील आपको कहाँ मिलेंगे, एक ही कैरेक्टर के जो दो एलील है वो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे मिलेंगे। अगर हम यहाँ बात करें कि फ्लावर कलर का एलील यहाँ पे है, तो फ्लावर कलर का जो एलील है यहाँ, तो सेम, चाहे उसका होमोलोगस एलील होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसका अपोजिट कंडीशन मिल सकती है, लेकिन लोकस हमेशा सेम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर एलील्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन डिफर फ्रॉम ईच अदर। हमने कह तो दिया कि एलील्स क्या होती हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है एक ही जीन की, लेकिन ये एलील्स जो है, जो एक ही जीन के जो एलील्स होते हैं, वाई दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफर क्यों करते हैं। एलील्स को हम कहते हैं कि दे आर पोलीमॉर्फ। ठीक है,
पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजिकल, मतलब ये वेरिएंट है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट है एक ही चीज के, एक ही जीन के, ठीक है। तो आपको पता है कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, जेनेटिक मेकअप की वजह से आ रहा है। और जेनेटिक मेकअप में इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास। और डीएनए किससे बना होता है, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो ये स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दे डिफर इन देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिफर कर रहे हैं, विच रिजल्ट्स इन कंट्रास्टिंग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। और इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिफरेंस की वजह से वो अपने फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में कंट्रास्टिंग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कंट्रास्टिंग बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एलील्स क्या है, एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ये क्या होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं किसकी, एक ही जीन की, ऑफ सेम जीन। तो ये हमने बता दिया डिफर क्यों करती हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये क्या कह रहे हैं हम, ए कैरेक्टर मे हैव 2 or more contrasting phenotypic expression। किसी भी, ये क्या कह रहे हैं, एक कैरेक्टर में 2 या 2 से ज्यादा कंट्रास्टिंग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कंट्रास्टिंग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की वजह से पॉपुलेशन में क्या आती है, वेरिएशन आती है। अगर मान लो प्लांट हाइट के केस में एक ही फॉर्म होती टॉल, तो क्या कभी वेरिएशन आती, नहीं। अब इसमें हमने 2 वेरिएंट बता दिए, एक टॉल एक ड्वार्फ, तो कुछ वेरिएशन बढ़ गई। अगर 2 से ज्यादा फॉर्म, डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होंगी तो वेरिएशन और ज्यादा आएगी। तो दीज आर यूज्ड इन द स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। तो इनको हम यूज करते हैं किसके लिए, इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, और इनके इनहेरिटेंस के बिहेवियर या इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। थैंक यू बेटा। ये आज का हमारा टॉपिक था, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको अच्छे से याद करना, अदरवाइज हमारा आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। थैंक यू बेटा।